ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन। चलिए चैप्टर 3 का हम लोग को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिए। चलिए लिसन, क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो तो हम आप लोगों को शेयर नहीं कर पाएंगे, बट डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दे देंगे। ठीक है, कल है ना हम लोग का क्लास, कल पीडीएफ शेयर कर देंगे। आज पीडीएफ इसमें है नहीं, हम इसमें कॉपी पेस्ट करना भूल गए थे। ऐसे हम डायरेक्ट इधर ही से आपको क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बुक अपने सामने रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है। चलिए लिसन ऑल ऑफ यू, हम आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो उसका पीडीएफ अभी नहीं शेयर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें है नहीं लैपटॉप में, और इसको हम आपको कल शेयर कर देंगे। बट ऐसे ही हम डिस्कस कर देते हैं, फिर आप लोग को जरूरत होगा तो हम उसको कल शेयर कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नहीं तो हम व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कह रहा है क्या इसमें एक्सरसाइज, आप लोग बुक सामने रखिए, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क credit might create further problems for the borrower. Explain. क्या कह रहा है कि in situation with high risk credit might create further problem for the borrower. Explain. इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो क्रेडिट होता है वो कभी कभी क्या होता है, वो जो बोरोवर होते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इट मीन्स इसमें क्रेडिट जो हम लोग लेने, जो भी क्रेडिट लेने का काम करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं रिस्क होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि अगर बाई चांस हम न लौटा पाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या हो सकता है। अगर हम क्रेडिट को रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या किस तरह का सिचुएशन से हमको गुजरना पड़ सकता है, इसी चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है आपका, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोअर। ये आपका स्टेटमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इस स्टेटमेंट को आपको इसको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या ये सही है स्टेटमेंट और या गलत है। तो ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और सबसे पहले तो आप उसमें यही चीज लिखिएगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोअर। या कितना लिखने के बाद आप सपना का जो प्रॉब्लम हमने आपको बताया था, सपना के लिए सपना का एग्जांपल दिया था हमने आपको, स्वप्ना का पूरा एग्जांपल एज इट इज वैसे लिख दीजिए, क्योंकि स्वप्ना का एग्जांपल हम आपको ऑलरेडी पीडीएफ में समझाए हैं। नहीं अगर आपके पास है तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, वो वही चीज को आपको यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देना है। पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, और उसके बाद आप स्वप्ना का जो प्रॉब्लम था ये चीज, ये जो प्रॉब्लम है स्वप्ना का, स्वप्ना मीट हर फार्मिंग एक्सपेंसेस बाय टेकिंग लोन बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन शी इज नॉट एबल टू मेक रिपेमेंट, to make repayment of the loan she has to sell her some piece of land. This type of situation is considered as high risk, considered a high risk situation or painful situation. बस इसको आपको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको बस यही एग्जांपल देना है।
स्वप्ना का एग्जांपल दे दीजिएगा, वो आपका क्वेश्चन 1 क्लियर हो जाएगा। मगर ऊपर में आपको ये लिखना होगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट? इन सिचुएशन हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर। इतना लिखने के बाद ये एग्जांपल आप लिख दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ का जहां तक बात है वो हम आपको कल दे देंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है दे पाना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। कह रहा है कि कैसे जो है पैसा जो है, मनी जो होता है, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ प्रॉब्लम जो है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम का, तो इसको कैसे सॉल्व करता है। क्योंकि उसमें हमने क्या बात किया था, डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान के चलिए किसी को खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, तो उसको ऐसे आदमी के पास जाना होगा जो उसकी जरूरत की चीज बेचना चाहता हो, और जो चीज इसके पास है वो खरीदना चाहता है, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस में यही होता है ना कि सपोज दैट कि मुझे कुछ चीज खरीदना है, और वो सपोज दैट कि किसी मेरे दोस्त के पास है, तो उस दोस्त से जब मैं वो चीज खरीदने जाऊंगा, तो मेरा दोस्त भी वही चीज खरीदने के लिए तैयार होगा जो चीज मेरे पास है। तो जब दोनों का रिक्वायरमेंट एक दूसरे के पास मौजूद होगा, तभी बिना मनी के हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना फिर वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए मनी जो है बहुत ही यूजफुल है। अगर हमारे हाथ में पैसा है तो हमें जरूरत नहीं किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए कि जिसके पास हमारी जरूरत की चीज है और हमारे पास उसकी जरूरत की चीज है, ऐसा ढूंढने का हमको जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन करना, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो पैसा है वो कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। एक्सप्लेन विद योर ओन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर, अपना खुद का एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे कि बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या कह रहा है? बाय सर्विंग या by performing as a medium of exchange money solve the problem of double coincidence of bond. for example में आप अपना भी एग्जांपल दे सकते हैं, और चाहे तो आप एक बनाइए, जैसे हम बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, if a farmer want to book, कैसे पैसा जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका देखिए एग्जांपल। इफ अ फार्मर वांट टू परचेज अ बुक, ठीक है, समझ में आया? इफ अ फार्मर वांट टू परचेज अ बुक, अब क्या है, उसके पास एक किसान है, तो किसान के पास क्या होगा? अनाज ही होगा। उसके पास अगर पैसा नहीं है तो अनाज ही है, उसको एक किताब खरीदना है। तो यहाँ पे लिखिएगा इफ अ फार्मर वांट टू परचेज अ बुक इन एक्सचेंज ऑफ सर्व्स, इन एक्सचेंज ऑफ या इन एक्सचेंज ऑफ, क्या बोल रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। पेड़ भाग के अगर आप लोग म्यूट कर दिया, अब किसी का आवाज नहीं आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आवाज हमने किया था इसलिए म्यूट कर, अब जिसको जरूरत होगा हैंड रेस कीजिएगा, तभी आप अनम्यूट हो पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, इफ अ फार्मर वांट्स टू बाय और वांट्स टू परचेज अ बुक इन एक्सचेंज ऑफ grains, then he has to find that type of bookseller. He has to find that type of bookseller who want to buy grain in exchange of books. Clear है? which take so much time, ठीक है, with the help of money the farmer is able to purchase book easily. समझ में आया यहाँ पे क्या मैंने बोला?
मैंने बहुत सिंपल चीज बोला है, कोई ज्यादा इसमें वैसा नहीं है, हो सकता सुनने में अजीब, सुनने में समझ में नहीं आ रहा हो, बट यहाँ नॉर्मल चीज मैंने बोला है कि बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या करता है, मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि सपोज दैट अ फार्मर वांट टू परचेज अ बुक इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन, देन he has to find that type of bookseller who want to purchase grains, who want to purchase grains in place of selling his book। क्लियर है? बट इफ, और क्या इस पे आगे क्या लिखना है, इट टेक्स सो मच टाइम। अब आपको ऐसे ऐसे बुक सेलर को ढूंढिएगा जिसको जो अनाज खरीदना चाहता है और बुक बेचना चाहता है, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो ये टाइम को बचाने के लिए और इजिली एक्सचेंज करने के लिए, ये इजिली अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मनी क्या करता है, बट बाय द हेल्प ऑफ मनी वी कैन, और क्योंकि यहाँ फार्मर का बात हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ मनी द फार्मर कैन इजिली बाय बुक इन शॉर्ट टाइम। क्लियर है? मनी के आधार पर, पैसे के आधार पर जो फार्मर है वो बहुत इजिली जो है वो क्या कर सकता है, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। क्लियर है? यही इसमें है, और कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू बैंक्स मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड्स मनी। बैंक, यहां पूछा जा रहा है बैंक कैसे दो लोगों के बीच में मेडिएट करता है, एक जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और एक जिसको पैसे का रिक्वायरमेंट, जो लोन लेना चाहता है, एक जो लोन लेना चाहता है और एक जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इन दोनों के बीच में बैंक कैसे मेडिएट करता है। तो मैंने आपको बैंक वाला जब लोन एक्टिविटी में आप लोगों को पढ़ाना था उसी समय समझाया था मैंने आपको कि कैसे मेडिएट करता है। तो आपको यहाँ पे 2-3 लाइन में ये आंसर से खत्म हो जाएगा आपका। लिखिएगा कि द बैंक accepts the deposit from the depositors। कैसे मेडिएट करता है वो बता रहा है। द बैंक accepts the deposit from the depositor as its primary function, and from the deposit amount the bank provide loan to the borrower। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे बस इतना ही बताना है कि इन दोनों के बीच में जो बैंक है वो किस ढंग से क्या करता है, मेडिएट करता है, कि इन लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है। तो जो डिपोजिटर्स होते हैं वो बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं, और जो बैंक है वो बोरोवर को लोन प्रोवाइड करता है। बस इतना ही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं। कि द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द डिपोजिटर्स एज इट्स प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, एंड फ्रॉम द डिपॉजिट अमाउंट द बैंक प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर। बस इतना ही आंसर है। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग आप लोग म्यूटेड है, कुछ आवाज आने लग गया था इसलिए मैंने आज सबको म्यूट कर दिया। क्लियर है? जिसको क्वेश्चन का क्लियरेंस नहीं हो पाएगा वो पूछ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, बहुत सिंपल है। लुक एट द 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब आपको कह रहा है कि 10 रुपए का नोट आप देखिए, और 10 रुपए का नोट पे ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ होता है। कोई नोट है 10 रुपए का, उसके ऊपर देखिए कि ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ होता है। उसको आपको फिर ये पूछा जा रहा है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या लिखा रहता है ये आप लोगों को पता है, सबके पास है 10 रुपए भी। अगर होता तो देख लीजिए, ऐसे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसमें क्या होता है देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए 2-3 बातें उसमें लिखे रहते हैं जो कि आपको इसमें मेंशन करना है। क्या करना है, इस आंसर में आपको मेंशन करना है वो बातें। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इसको कर दीजिएगा। 10 रुपए के नोट पे, किसी भी नोट पे, यहाँ 10 रुपए का नोट का एग्जांपल दिया गया है, बट किसी भी नोट के ऊपर एग्जांपल लिया जा सकता है, सब पे यही चीज लिखा होगा। क्या लिखा रहता है देखिए इस पे, सबसे ऊपर में आपको लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर में आपको ये लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद का लाइन में आपको क्या लिखा रहेगा, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटेड बाय द
क्या लिखा रहेगा, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके नीचे वाले लाइन में लिखा रहेगा गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा रहेगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा। उसके बाद क्या और लिखा रहता है उसके ऊपर देखिए, उसके बाद लिखा रहता है आगे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। इसके बाद लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये स्टेटमेंट आपके 10 रुपए के नोट पे लिखा रहेगा, किसी भी नोट पे लिखा रहेगा, सिर्फ 10 रुपए के नोट पे नहीं। बस मान के चलिए 5 रुपए का नोट है तो वहां पे यहाँ पे 5 रुपीज चेंज हो जाएगा, 10 की जगह 5 आ जाएगा, 100 रुपए का तो 100 आ जाएगा, बस यही लिखा रहेगा। उसके बाद आपको इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 10 रुपए के नोट पे या किसी भी नोट पे, ये लिखने के बाद आपको आपका आंसर जो है आपका अपना एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसमें एक्सप्लेन क्या कीजिएगा कि द एबव स्टेटमेंट, मतलब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द एबव स्टेटमेंट ऑफ 10 रुपी, द एबव स्टेटमेंट ऑफ 10 रुपी। एक सेकंड रुकिएगा तो मेरे देख लेते हैं हम, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा देखने दीजिए, शायद पीडीएफ होगा मेरे पास। एक सेकंड वेट कीजिए स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन को हम स्टॉप कर रहे हैं। वेट कीजिएगा इस पर। चलिए है, देख लीजिए, सोचेगा देख ही लेते हैं। है, हम आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा उसको। चलिए देखिएगा, वही चीज है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख दिया है कि सी इन एक्सप्लेनेशन, ये मैंने, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन विद द एग्जांपल ऑफ सपना। सी इन द एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पहले दिया था, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो फिर आपको इजी हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह से आपको लिखा रहेगा वहां पे, ठीक है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसी तरह से आपको लिखा रहेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, लुक एट 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन ऑन द टॉप ऑफ 10 रुपी नोट। पहला आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपी, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग the above statement of 10 rupees not only us not tell us only that we are able to know that this is note is authorized by RBI
which is guaranteed by central government of India, it promises to pay the bearer of the sum of 10 रुपये। यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि ये स्टेटमेंट देख के सिर्फ हम इतना ही नहीं जान सकते हैं कि ये आरबीआई ने इशू किया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करता है। इसका मतलब है कि ये जो नोट है हमें 10 रुपए देने का या 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करने का प्रॉमिस करता है। क्लियर है? बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। The above statement of 10 rupee note tells us only that we are able to know that this note is authorized by RBI, which is guaranteed by central government of India. It promises to pay the bearer the sum of 10 rupees। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना और कुछ भी नहीं कि नोट को देखने से यही हमें नहीं पता चलता कि ये जो नोट है वो आरबीआई ने इशू किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटेड किया जाता है। जबकि ये क्या करता है साथ साथ इसके अलावा ये करता है कि ये बियरर को 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, मतलब आप 10 रुपए का नोट को कहीं भी लेके जाइएगा तो उससे रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, अभी इसमें इतना ही था, आगे हम बोल रहे हैं व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक्स might not willing to lend the certain borrower। क्या कह रहा है कि वो कौन से कारण है जिसके आधार पर बैंक नहीं चाहता है कि कुछ बोरोवर को वो पैसा दे। व्हाट आर द रीजंस, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक might not be willing to lend to certain borrower। कुछ जो बोरोवर है उनको पैसा वो क्यों नहीं देना चाहता, इसके पीछे क्या रीजन है? तो आपका रीजन यहाँ पे आप बोल सकते हैं द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन के कारण से बैंक कुछ बोरोवर को पैसा देना नहीं चाहता है। उसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण सुनिए, द बैंक रिक्वायर, पहला कारण वही सब टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में डिस्कशन होगा। The bank required different terms of credit, so the people who are not able to fulfill the term of credit, then the bank refuse for lending। क्या कह रहा है? क्योंकि बैंक जो है बहुत सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए जो लोग बैंक के टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं बैंक उसको पैसा नहीं देती है। पहला कारण ये होगा। ठीक है, दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है कौन कौन से कारण है जिसके चलते जो है बैंक किसी कुछ जो बोरोवर्स है उनको पैसा नहीं देना चाहते। तो सबसे पहला कारण आपके लिए यही है कि द बैंक हैज टू फॉलो डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सो लिख सकते हैं द बोरोवर हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द terms of credit of the bank, since the bank is not able to provide loan to that person या to that borrowers। क्लियर है? बस इतना है। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है the formal sector always want to lend only productive purposes, so the bank refuse to lend the people whose demand are not related to productive purposes। क्या कह रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है, यहाँ प्रोडक्टिव पर्पस का बात हो रहा है। प्रोडक्टिव मतलब कुछ ना कुछ जो जिसके पास कुछ क्या कह सकते हैं, जिसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, जिसके पास इनकम का एक फिक्स सोर्स होगा, बैंक वैसे लोगों को ही लोन देना चाहता है। बैंक चाहता है कि हम ऐसे लोन को, ये फॉर्मल सेक्टर चाहता है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को ही लोन दें जो लोग प्रोडक्टिव हो, मतलब जिनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, उनका कोई चाहे फिक्स इनकम हो, चाहे उनका कोई कंपनी हो, चाहे उनका कोई इंडस्ट्रीज हो, चाहे उनका एक रेगुलर इनकम हो। आप ये चीज बोल सकते हैं, जिनका रेगुलर इनकम होगा, जिनका फिक्स इनकम होगा, जिनका काम प्रोडक्टिव होगा, जो फॉर्मल सेक्टर है उन्हीं लोगों को लोन देना चाहता है। ठीक है, और वो क्या करता है, इसलिए वो ऐसा करता है कि जो लोग प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई कुछ नहीं करेगा, मान के चले हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर हम बैंक के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, तो बैंक हमको पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो जाना है इसके पास तो खुद कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो हम इसको पैसा देके और फंस जाएंगे उल्टा। हो सकता है कि हमारा
प्रिंसिपल तो भूल जाइए, इंटरेस्ट तो भूल जाइए, प्रिंसिपल भी ना मिले। बैंक वहां पे ये आइडिया लगा लेता है कि अगर हम इसको लोन देंगे तो हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो मिले या ना मिले, सॉरी इंटरेस्ट मिले या ना मिले, प्रिंसिपल भी नहीं मिले। इंटरेस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा तो अलग बात है, जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इसको लोन के रूप में देंगे हो सकता है ये वही रिटर्न ना कर पाए। तो ये भी एक कारण है कि बैंक जो है रिफ्यूज करता है ऐसे लोगों को लोन देने से जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो या जिनके पास वर्क जो है वो प्रोडक्टिव वर्क ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, द बैंक नॉट विल टू लेंड द पीपल हुज डिमांड आर रिलेटेड विद हाई रिस्क। यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि बैंक ऐसे लोगों को भी लोन नहीं देना चाहता जो कि जिनका जो लोन का पर्पस है वो उसमें हाई रिस्क। जैसे जब आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक आपसे पूछता है कि किस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं। बैंक आपसे पूछता है कि किस काम के लिए लोन आप ले रहे हैं, वो आपको काम बताना पड़ता है। तो वहां झूठा सच्चा भी काम बताया जा सकता है। तो जनरली जो सच्चा आदमी होगा वो बोल देगा कि मैं इस काम के लिए लोन ले रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा काम वो बता दे, जैसे फॉर एग्जांपल बोल देता है कि मुझे ट्यूबवेल लगाना है, क्या लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है, मैं ट्यूबवेल लगाने के लिए लोन लेना था। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जहां पे वो ट्यूबवेल लगाएगा वो ट्यूबवेल सक्सेस ही करेगा। हो सकता है ट्यूबवेल सक्सेस ना करे, मतलब ट्यूबवेल से पानी ना आ पाए तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर वो कहाँ से भरेगा। आज तो वो ट्यूबवेल लगाने के लिए लोन ले रहा है और कल हो सकता है कि ट्यूबवेल सक्सेस ना कर पाए, ट्यूबवेल जो जहाँ पे वो लगाएगा वहां पे पानी नहीं निकला, तो फिर वो कैसे रिटर्न करेगा। तो ऐसे काम में जहाँ पे हाई रिस्क होगा उस काम के लिए बैंक लोन नहीं देना चाहता। ठीक है, ये भी एक कारण है कि बैंक कुछ लोगों को लोन देने से मना करता है। हमें वही सब पॉइंट लिखना है कि क्यों बैंक कुछ सर्टेन बोरोवर्स को लोन देने के लिए मना करता है। उसका 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है, हाँ अभिजीत वेट, बोलिए अभिजीत। सर चैट बॉक्स में हम लिखे हैं क्वेश्चन। अच्छा एक सेकंड, कैन वी से द बैंक आल्सो, अच्छा हाँ ये है आपका लास्ट वाला, हाँ ठीक है, न्यू बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट वही जो बिजनेस है वही चीज समझिए कि अगर आपका बिजनेस, बैंक उसको इवेल्युएट करेगा कि ये जो बिजनेस, सपोज दैट कि मैं एक, हम लोग बोल सकते हैं मैं फर्नीचर बनाने का काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, फर्नीचर बनाने का काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, वो तो भाई फर्नीचर बनाएगा तो बिकेगा ही मार्केट में। अब चाहे कम प्रॉफिट के साथ बिके चाहे ज्यादा प्रॉफिट के साथ बिके, वहां पे बिकेगा ही। अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए भी लोन आपको मिलेगा, क्योंकि वो उसमें हाई रिस्क नहीं है। मतलब घर तो बनेगा, अभी ऐसा थोड़ी ना कि घर बना और तुरंत गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्योंकि काम यहाँ पे हाई रिस्क का उस काम के लिए हो रहा है कि हो सकता है वो काम सक्सेस ही नहीं होगा, हो सकता है वो काम सक्सेस नहीं होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है कि जैसे न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो हम उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज दैट कि हमको, मैंने अभी क्या बोला कि मुझे डेयरी फार्मिंग खोलना है। क्या करना है, मुझे डेयरी फार्मिंग खोलना है, नया एक बिजनेस है। तो डेयरी फार्मिंग के लिए मैं कैटल्स खरीद के लाऊंगा, उससे फिर सेलिंग मिलकर सेलिंग करूंगा, ये नॉर्मल है, इसमें हाई रिस्क नहीं है। बट जो मैंने आपको ट्यूबवेल का एग्जांपल दिया उसमें हाई रिस्क है। उसमें क्या है, हाई रिस्क है। हम सिर्फ ट्यूबवेल लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहां से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वहां से पानी, और जो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब सपोज दैट कि हो सकता है कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट किया और उसके साथ कुछ बुरा घटना घट जाए, तो उसके बारे में बैंक थोड़ी ना सोचता है। वो बस ये फाइंड आउट करता है कि जिस पर्पस के लिए लोन लेने आया है वो ज्यादा रिस्की तो नहीं है। अगर मैंने मान के चलिए कि मैंने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर बनाने को मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा, हर हाल में बिकेगा। चलिए नहीं बिका, हम ये भी मान सकते हैं नहीं बिका, तो अब उसको लोन चुकाना होगा। तो वो क्या करेगा, सारे फर्नीचर, बैंक क्या करेगा, बैंक उसके पास नोटिस भेजेगा और जो एसेट उसने जमा किया होगा लोन पर्पस के लिए, उस एसेट को सेल कर देगा। अब हो सकता है कि बैंक कहेगा चलो काम करो तुम, ये जो फर्नीचर है इसी को तुम सेल करके दे दो। हो सकता है उसके पास इतने सारे फर्नीचर हो कि उसको बेचने के बाद उसका लोन का पैसा पूरा हो जाए। तो जितना कम से कम कॉस्ट है ना, बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो कि आपको उतना कीमत तो जरूर दे देंगे जितना आपका कॉस्ट लगा है, बेनिफिट दे या ना दे, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं उसको बेचना आसान
होता है, ऐसा नहीं कि मुश्किल होता है। जैसे मान के चलिए आपको फर्नीचर का काम नहीं चला, तो आप क्या कीजिएगा, सारे जो फर्नीचर आपने बना रखे हैं उस फर्नीचर्स को मार्केट में जो कॉस्टिंग से कम में भी बेचने के लिए आप तैयार हो जाएंगे जब आपको बैंक का लोन चुकाना होगा। इसी तरह डेयरी में भी, डेयरी के लिए आपने सपोज कि आपने पैसा लिया, मान के चलिए आपके पास, आपने बैंक से 1 लाख रुपया लिया, कितना 1 लाख रुपया लिया आपने, बैंक से 1 लाख रुपया लिया। सपोज कि आपका जो है आप इसको टाइम पे नहीं चुका पा रहे हैं, सपोज दैट आप इसको टाइम पे नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में आप जो आपके पास एसेट है, जो आपके पास जो आपने डेयरी फार्मिंग के लिए जो एसेट खरीदा, जितने कैटल खरीदे हैं, उन कैटल को बेच के बैंक का पैसा चुका देंगे। तो जहां पे एक एसेट ऐसा है जिसको मतलब क्या कह सकते हैं, जिसको खरीद या बेच करके हम वहां से पैसा को रिकवर कर सकते हैं, उस काम के लिए बैंक लोन दे देता है। मगर ट्यूबवेल में बैंक क्या करेगा, जाके ट्यूबवेल तो लग गया भाई, अब वो तो कहेगा आपने जिस काम के लिए दिया था मैंने तो कर दिया, अब पानी नहीं निकला तो मैं क्या करूं इसका, तो मुझे और टाइम दीजिए, मैं आपको समय के कुछ टाइम के बाद मैं लौटा दूंगा। तो वहां पे रिस्क रहता है, ऐसे काम जिसका सक्सेस होने का कोई गारंटी नहीं है, वहां पे बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए और कुछ हो गया अभिषेक, आपका प्रॉब्लम सॉल्व? अभिषेक था या अभिजीत था, किसका क्वेश्चन था ये? हैंड रेस कीजिएगा, क्यों सब लोग म्यूटेड है। अभिजीत का था, 1 सेकंड अभिजीत, बोलिए अभिजीत। यस सर। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि 5 ये आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आता है कम से कम, तो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द बैंक नॉट विल टू लेंड टू द पुअर पीपल बिकॉज दे हैव डाउट ऑन द रिपेमेंट। गरीब लोगों को भी जल्दी बैंक लोन नहीं देना चाहता है, ठीक है। गरीब लोग जो होते हैं उनको भी जल्दी लोन बैंक नहीं देना चाहता, क्योंकि जानता है ये तो ऑलरेडी गरीब है, ये कहाँ से लौटाएगा, ठीक है। तो मगर आरबीआई का ये कहना है कि भैया आपको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही लोन नहीं देना, सब लोगों को लोन देना है। तो मजबूरी है बैंक के पास कि उनको गरीब लोगों को भी कभी कभी लोन देना पड़ जाता है, बट वो लोन जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंडर में दिया जाता है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट खड़ी होती है। वैसे लोगों को लोन, जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत लोन कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट का ही पैसा होता है, मगर बैंक के थ्रू ही मिलता है ना, बैंक के थ्रू ही मिलता है। या चलो ये तो खैर डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट का पैसा है, इसमें बैंक का कोई मोटिव नहीं है, ये सीधा सीधा इंदिरा आवास योजना में जो पैसा मिलता है वो सीधा सीधा आपका किसका है, सरकार का है, वो बैंक का नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। कृषि लोन ये हो सकता है, या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। सपोज दैट कि गरीब का डेफिनेशन आप दो तरह के लोगों को देख लीजिए। एक तो एकदम बीपीएल से जो नीचे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको तो खैर बैंक कभी लोन नहीं देगी, क्योंकि वहां से कोई रिकवरी होने का चांस नहीं है। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बीपीएल के ऊपर तो होते हैं, बट उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता, लगभग वो लोग भी गरीब की कैटेगरी में आते हैं। मिडिल क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का बात कर रहे हैं जो बीपीएल से मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे थोड़ा बहुत ऊपर हो, बट उनका कंडीशन भी पुअर के जैसा ही है। तो वैसे लोगों को भी बैंक लोन देने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्लियर है। वैसे लोगों को भी बैंक लोन देने से हिचकिचाता है, थोड़ा वो सोच समझ के तब उसको लोन प्रोवाइड करता है। तो ये वाला भी पॉइंट है कि बैंक जो है गरीब लोगों को, पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहता। और लास्ट पॉइंट इसमें आप लोग लिखिएगा, द बैंक नॉट विल टू लेंड द सीनियर सिटीजन्स बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क पॉसिबल फॉर हैपनिंग अनवांटेड कंडीशन। क्या कह रहा है कि बैंक जो है सीनियर सिटीजन्स को भी लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि उनके साथ तो हमेशा हाई रिस्क है भैया, कब वो लोग चले जाएंगे कौन जानता है। जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जिनका एज बहुत ज्यादा हो गया है, उनको भी बैंक लोन नहीं देना चाहता है, क्लियर है। क्योंकि वहां पे भी ये रिस्क रहता है कि पता चला हम उनको आज लोन दिए और कल इनके साथ कुछ घटना घट गया, कल ये नहीं रहे तो क्या होगा। तो वहां पे भी प्रॉब्लम रहता है। देता है बैंक लोन देता है, जिनके पास पेंशन होगा, जो पेंशन होल्डर होंगे उनको बैंक लोन देता है, ठीक है। अभी शिवम इस समय इंटर करके क्या करेगा जी, शिवम कौन है, क्लास खत्म होने वाला है, एंट्री करना चाह रहा है, तो बताइएगा शिवम है आपकी क्लास में? कोई हैंड रेस करके बताइएगा, ये चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
5 पॉइंट इसमें आपको लिखना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी कल हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको। जो आज तो हमने पीडीएफ दे ही रखा है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?